यूपी में चौथे दौर की वोटिंग हो चुकी है। स्थिति लगभग साफ लगने लगी है। 3 दौर के और भी मतदान है, लेकिन जो क्रूशियल दौर थे, 4 दौर, जिसमें लगभग 300 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो स्थिति साफ होने लगी है। और अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उसे इस तरह से किस तरह से देख रहे हैं, और आगे जो 3 दौर की वोटिंग बची है उसमें जो चुनावी कैंपेन है वो किस तरह से करवट बदल रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के बाद फिर से नेशनल डेस्क के राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक कुमार हैं मेरे साथ। और हम ये भी जानेंगे कि जो अंतिम दौर होगा उस पर जो 6 दौर की वोटिंग होती है उसका भी किस तरह से प्रभाव पड़ता है। सर, 4 दौर की वोटिंग टर्न आउट के लिहाज से तीसरे दौर और चौथे दौर में बराबर का मामला है, तो क्या लग रहा है कि शहरी इलाकों में की वजह से टर्न आउट कम है, और अब जो 3 फेज बचेंगे उसमें ज़्यादा टर्न आउट होगा क्योंकि वो ग्रामीण इलाके ज़्यादा पड़ते हैं। देखिए, जो चौथे चरण के लिए चुनाव हुआ 23 फरवरी को, उसमें आपको पता है कि 12 जिलों में चुनाव हुआ और इसमें 53 सीटें जो थीं वो एक तरह से उसके लिए चुनाव हो रहा था, जो 17वीं विधानसभा हमारी चुनी जानी है। इसमें 680 प्रत्याशी करीब लड़ रहे थे, और अगर 2012 का अगर आकलन हम करें तो इसमें जो विभिन्न पार्टियां थीं उनकी दशा अलग अलग थी, और उसमें भी मैंने ये देखा कि समाजवादी पार्टी की दशा यहाँ पर 2012 में अच्छी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे नहीं थी, और उसकी इन 53 सीटों में कम से कम 15 सीटें उस समय थी जब कोई लहर नहीं थी, और कोई जो है बहुजन समाज पार्टी खुद 2007 से 12 तक की एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ थी, और काफ़ी जो मीडिया था उसको दूसरे नज़रों से दृष्टि से दिखा रहा था 2012 में। तो 2012 में अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखें इस 53 सीटों पर, तो उसके केवल 5 विधायक चुन करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में जब हम रायबरेली से बांदा तक देखते हैं तो एक बड़ा इसका जो 53 सीटें में चुनाव हुआ है उनका एक बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड में आता है, चाहे वो झांसी हो, महोबा हो, चाहे वो बांदा हो, चित्रकूट हो। इस बेल्ट में गरीबी बहुत है, और पिछले 5 वर्षों के अंदर किसानों ने यहाँ पर बहुत आत्महत्याएं की हैं, और जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं रुकती, ये जो आपका बुंदेलखंड एरिया में 2 चीज़ें नहीं रुकती, एक पानी और दूसरी जवानी। पानी बरसता है और वो निकल जाता है, और लड़के और जैसे ही जवान होते हैं वो पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता। तो ये वो इलाका है, और इस इलाके के अंदर जो है यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे के पूरे चुनाव के दौरान, तो मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति एक बार बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ललितपुर जैसी जगह में 74% वोटिंग होती है, महोबा में करीब 64% वोटिंग होती है, तो इसका मतलब कि बुंदेलखंड के अंदर जो वोटिंग है उसका परसेंटेज बहुत बढ़ा हुआ है। जब परसेंटेज बढ़ता है तो इसका मतलब लोग पुनः बदलाव चाहते हैं, जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी देखा गया है। हाई वोटिंग परसेंटेज, ज्यादा वोट पड़ना, यानी कि बदलाव की लहर। तो बदलाव हो रहा है, ये बात पता चल रही है, और समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये वोट पड़ रहा है, ये भी पता चल रहा है। लेकिन उसकी जगह कौन ले रहा है? अगर आप देखें तो उसकी जगह वही आदमी लेगा या वही पार्टी लेगी जो एक धर्मनिरपेक्षता और सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देती हुई दिखाई पड़ेगी। ये नहीं कि एक पूरे के पूरे समाज को आप टिकट ही ना दें, तो कम से कम इस एरिया के अंदर वो नहीं होने वाला है। हाँ, ये एक सर जो सवाल है कि जो ग्रामीण इलाके हैं
जी। जिसको बीएसपी का कैडर माना जाता है, वहाँ वोट परसेंटेज हाई है। हाँ। शहरों में एक उदासीनता, जो बड़े शहर है उसमें वोट परसेंट बिल्कुल। उतना हाई नहीं है, हाँ। जिस वजह से जो ऑल ओवर टर्न आउट है वो कम हो जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये भी एक बीएसपी के लिए फायदे का सौदा है? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बुंदेलखंड एरिया है और उसके बाद यहाँ अवध रीजन में भी, जैसे फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर जिसे कहना चाहिए फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये रूरल एरिया में पढ़ने लगते हैं। तो रूरल एरिया के अंदर आपको पता होगा कि जो शेड्यूल कास्ट वोट है, जो दलित वोट है, वो 80% के आसपास जो आबादी है दलितों की, वो ग्रामीण एरिया में रहती है। लेकिन शहर के अंदर वोट कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो समाज के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा है और वो लोग आकर के वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से, क्योंकि दलित समाज के लोग वोट करने जाते हैं और दूसरी तरफ उनका जो समीकरण बन रहा है, दलित और मुस्लिम समीकरण जो बन रहा है, और इलाहाबाद जैसी एरिया में जहां पर पूजा पाल बहुत मजबूती से लड़ रही थी बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो इन सब को देखते हुए एक तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए इस चौथे राउंड में 7वीं लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए जो चुनाव हो रहे हैं हमारी उत्तर प्रदेश की, तो उसमें चौथे चरण में भी मुझे लगता है कि एकदम ठीक ठाक स्थिति बन करके आ रही है। जो 4 फेज हो चुके हैं और जो टर्न आउट हुआ है, इसका 3 फेज पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, और जिस तरह की बातें कही जा रही है, जो परसेप्शन बनेगा उसका किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस चरण के चुनाव के पहले जिस प्रकार जो 2 दल थे, विशेषकर विरोधी दल बसपा के, एक भाजपा और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस गठबंधन, इनमें वाक युद्ध हो रहा था। एक तरह से यह देखा जा रहा था कि ये लोग एन केन प्रकारेण आपस में केवल और केवल जबानी जमा खर्च कर रहे थे, जबानी लड़ाई लड़ रहे थे। विचारधारा के धरातल पर इनकी लड़ाई नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनके दलों के विचारक और विचारों में और फॉलोअर्स के अंदर कुछ ना कुछ गहमा गहमी चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा के जो शीर्षस्थ लीडर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के जो हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष हों और उनके और भी लीडर, चाहे माननीय राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, इन लोगों ने जिस प्रकार अस्मिताओं का प्रयोग किया, अस्मिता का नाम लिया, जिन अस्मिताओं का नाम लिया या अस्मिताओं के आधार पर त्योहारों का नाम लिया या अस्मिताओं के नाम पर इन्होंने जगहों का नाम लिया, उससे ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक ध्रुवीकरण की राजनीति कराना चाहते हैं। अब ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों कराना चाह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इस दल के पैरों तले जमीन खिसक रही है, वोटर कहीं साथ नहीं दे रहा है, और इसलिए जो इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इनकी जो विचार हैं और इनके जो लहजा है बात करने का, उसमें एक तनाव दिखाई पड़ रहा है। उसमें एक तनाव के साथ साथ जिसे कहना चाहिए खींच दिखाई पड़ रही है कि किसी प्रकार झुंझलाहट, बिल्कुल सही शब्द है कि झुंझलाहट दिखाई पड़ रही है कि किसी तरह हम जन सामान को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और उसके ऊपर आप जानते हैं, करेला वो भी नीम चढ़ा, उसके ऊपर आप कॉरपोरेट मीडिया को देख रहे हैं जो कि केवल और केवल 2 दलों को, यानी कि भाजपा को, सपा को लड़ाई में दिखाना चाहता है, और बहुजन समाज पार्टी बसपा और बसपा के लीडर, चाहे उनकी शीर्ष लीडर बसपा सुप्रीमो हो या उनके और लीडर हों, जैसे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए, दिनकर साहब चुनाव लड़ रहे थे, जो इस समय वर्तमान विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, उनका चुनाव बांदा में था, लेकिन उसको कोई कवर करने नहीं गया। स्टार प्रचारक के रूप में लोग कवर कर रहे थे। यहां तक कि जो है कुंडा में सपा ने
मतलब कोई कैंडिडेट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? ये जो सवाल हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या वास्तविकता में जो दो दल या कहना चाहिए एक गठजोड़ सपा और कांग्रेस का और दूसरी तरफ भाजपा, इनके जो चुनावी जुमले हैं उसके ये बता रहे हैं कि दलों के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं विचारधारा के धरातल पर, और इसलिए ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। आजम खान ने एक रैली में अल्पसंख्यक समाज से वो खुद आते हैं, अपने ही समाज के, जहाँ वो रैली करने गए थे वहाँ हर घर पे बीएसपी का झंडा था। उन्होंने बदजुबानी भी की और कहा कि बीजेपी को वोट दीजिए सीधा। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि जब आप अपनी पार्टी को देख रहे हैं कि वो पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह सोचती थी कि हाँ वो दो यूथ आ जाएंगे और उत्तर प्रदेश का यूथ जो है उनके साथ हो जाएगा, लेकिन चुनाव इससे भिन्न होते हैं। चुनाव धरातल पर लड़े जाते हैं जहां पर समाजों का संबंध होता है। जब समाज मिलते हैं तब कहीं चुनाव जीता जाता है। मुझे नहीं लगता है कि समाज मिले हैं और कांग्रेस का वोट कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है सपा को, और न सपा का वोट ट्रांसफर हो रहा है कांग्रेस को, और उसके बीच में भीतर घात, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ लीडर हुआ करते थे कभी, उनके चाचा, वो साथ नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो चुनावी गणित था जिसमें कि नए नए कैंडिडेट को लाया गया, वो कैंडिडेट भी धरातल पर समाज से गांठ नहीं बांधते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप भाजपा की बात करें तो आयातित लीडरों की संख्या बहुत है वहां पर, और उन्होंने जो प्रत्याशी हैं, भाजपा ने प्रत्याशियों की छवि को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि वो जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं है, और उन्होंने आयातित करके उसमें लगा दिया। तो इसका मतलब फिर से एक बार विचारधारा का कत्ल, यानी कि दलों के अंदर विचारधारा खत्म हो गई है और वहां पर केवल चुनाव जीतने के तिकड़म की बात हो रही है। एक लास्ट सवाल सर, कि मीडिया परसेप्शन तेजी से फिर बीएसपी के पक्ष में जाता दिख रहा है? जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे मीडिया में मैं बात कर रहा हूं और वो अचानक ये कहने लगे हैं कि इन 4 जो चरण के चुनाव हुए हैं, इन 4 चरणों के चुनाव में जिस प्रकार ओपिनियन पोल में कॉरपोरेट घराने के मीडिया ने बीएसपी को दरकिनार कर दिया था, उससे उलट बीएसपी का परफॉर्मेंस हो रहा है, और हर एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मजबूती से लड़ रहा है। आप यहां तक कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखें, चाहे वो बुंदेलखंड में देखें, चाहे वो अवध रीजन में देखें, और अब जब पूर्वांचल की ओर आप चलेंगे तो मुझे लगता है वहां पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? यहां पर जो ग्रामीण अंचल है उसमें दलित एससी समाज के वोटरों का परसेंटेज 20 से 22% अपने आप हो जाता है। दूसरी तरफ उलेमा काउंसिल ने जो अपने 82 कैंडिडेट थे उनको विड्रॉ कर लिया है और उन्होंने समर्थन दे दिया है बहुजन समाज पार्टी को। तीसरी तरफ अंसारी बंधुओं की जो पार्टी थी कौमी एकता दल, उन्होंने भी अब उसको मर्ज कर दिया है बहुजन समाज पार्टी में। तो इसलिए एक तरह से जो समाजी एकता की बात चल रही थी, जो दलित और मुस्लिम समाज की एकता की बात चल रही थी, उसके साथ साथ आपको जोड़ना होगा कि जो क्षत्रिय समाज पूर्वांचल था उसने भी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट किया, और ब्राह्मण महासभा ने भी जो है सपोर्ट किया, और ब्राह्मण समाज के एक कदवार लीडर जो कि सपा में मंत्री हुआ करते थे वो भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जहां पर अभी 3 चरण बचे हुए हैं, इन चरणों के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो
ग्रास रूट की स्थिति है, धरातल पर जो स्थिति है, वो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देगी, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, यहां तक कि अभी कुर्मी समाज जो कि उसके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, राजभर समाज जो कि उत्तर प्रदेश में अब दिखाई पड़ेगा, राजभर, कुर्मी, बिंद, ये सब समाज भी अब बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वोट करेंगे और इसलिए पूर्वांचल में आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक कुमार, जेएनयू में प्रोफेसर हैं और लगातार चुनाव पर नज़र रख रहे हैं और नेशनल दस्तक पर आप वोटिंग के बाद इनका ओपिनियन देख रहे हैं। और जिस तरह से 4 दौर की वोटिंग हो चुकी है, अब 3 दौर के मतदान बचे हैं और उससे साफ है कि जिस तरह से बीएसपी को दरकिनार किया जा रहा था, खासकर मीडिया में, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो चुनाव जो है वो अब बहुत कम रह गए हैं, लगभग जो फैसले आने होंगे वो लगभग मतपेटियों में बंद हो चुके हैं। जो 3 फेज का दौर है वो उसका इम्पैक्ट है और जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी के लिए तो खुश होने वाली खबर ज़रूर है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।